दंगा कहा, उसमें हिंदू की दुकान बची रही और जिसकी दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम था वो जला दी गई। वो भी रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का बड़ी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है। सब खुद तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो नफरत से। विश्वविद्यालय की फीस 5 लाख 10 लाख रुपए बीए की हो जाएगी तो क्या आप आजाद हैं कि आप अब दिल्ली विश्वविद्यालय से पहले एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस के बीच। हमें हिंदू जबरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि हम आदिवासी भी न बचें। उनके फरमान निकले हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव सब लोग मनाएंगे और शर्त यह होगी कि राशन खरीदने जाएंगे तो राशन तब मिलेगा जब 20 रुपए का तिरंगा खरीदेंगे। और तिरंगा अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपकी देशभक्ति संदिग्ध है। तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। आदिवासियों ने एक बड़ा सम्मेलन किया था और मैं उन आदिवासियों को देख रहा था कि मूसलाधार बारिश, जहां 20 से 25 किलोमीटर सड़क भी नहीं, 8 किलोमीटर वो लोग पैदल बारिश में भीगते हुए गए। और जब हम वहां गए तो पता चला कि वो इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन ओरिजिनल नागरिक नहीं है। इसलिए वहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहा है और जिसके विरोध में उस कार्यक्रम में 50,000 आदिवासी इकट्ठे हुए के और ये दावा कर रहे थे कि हम आदिवासी हैं, हमारी मूल पहचान ये है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी रहन सहन है, मान्यताएं हैं। और इन सब के बीच हमें हिंदू जबरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि हम आदिवासी भी न बचें। मेरे मन में वो ख्याल आ रहा था कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन आदिवासियों के लिए कितना है और कैसा है। बस्तर के जंगलों में जो अभी हुआ है, गोमपाड़ के जंगलों में 17 आदिवासियों को मार दिया गया और उसके बाद मारने वाला सरकार और सत्ता पर सवाल कर रहा है वही लोग हैं और जो न्याय मांगने गया उसको जुर्माना लगा दिया गया। उसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव कैसा होगा। हम लोग बचपन में जब हमें किसी ने यह शर्त नहीं रखी थी कि तिरंगा फहराना है 20 रुपए वाला खरीद कर, हमारी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। हम अपनी कॉपी के पिछले पन्ने को फाड़ करके गुड़हल की लाल वाली पंखुड़ी रगड़ के ऊपर रंग बनाते थे और हरी पत्तियों को नीचे रगड़कर बांस की कईन में लंबा लटका कर गांव भर दौड़ करके भारत माता की जय नारा लगाते थे। उस समय किसी हुक्मरान ने नहीं कहा था कि तुम्हें यह फहराना जरूरी है। और आज अगर आपको आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो 20 रुपए वाला तिरंगा भी खरीदना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस में खड़े होकर। और वो बेच रहे हैं जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। मैं विचार कर रहा हूं कि आजादी के मायने इन सब के बीच कहां हैं। वो कौन सा पैगाम है जिसकी बात इस मंच के आयोजक करना चाह रहे हैं। उसी बचपन में हमें कविता सुनते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो कौन से तूफान थे जिन्होंने उस कश्ती को डुबाने की कोशिश की और क्या वाकई वो तूफान से वो कश्ती निकाल लिए थे। और जितनी भी निकली वो कश्ती, उसे क्या वापस कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफानों में डाला जा रहा। आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन आप किसान हो तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादी हो। आपको देश की मीडिया ये कहेगी कि इस देश के किसान खालिस्तानी हैं
और उसी किसान आंदोलन के मंच पर जो 3 पहलवान बैठे, वो जब सोना जीत के आएंगे तो राष्ट्रभक्ति के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, और जब वो किसान आंदोलन के समर्थन में है तो वो खालिस्तानियों के समर्थन में। इस देश के आदिवासी जब अपने हक के लिए आजाद मुल्क में आंदोलन करे तो वो नक्सली है, उसे गोली मार दिया जाए। और जब सवाल पूछा जाए तो कहा जाए मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो फिर वो आइडेंटिटी कहाँ है जिसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है? इस देश में हम कैंपस में खड़े हैं, और कैंपस में खड़े होकर मुझे बार बार एक शख्स बहुत याद आता है, और वो है रोहित वेमुला। इसी आज़ाद मुल्क में रोहित वेमुला को केवल इसलिए सांस्थानिक हत्या झेलनी पड़ी क्योंकि वो इस आज़ाद मुल्क की आज़ादी की सबसे बड़ी शर्त निभा रहा था। वो सवाल पूछ रहा था, और सवाल पूछने के नाते उसको इतना उसका दमन किया गया कि उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। कौन है आज़ाद इस मुल्क में? कितना है आज़ाद? आज जब इस अकादमिक परिसर में खड़े होकर हम ये सवाल पूछें, क्या इस मुल्क के गरीब, कमज़ोर, मजलूम किसानों के बच्चों को या उन किसानों मजदूरों को ये आज़ादी है क्या कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर तालीम दिला पाएंगे? नहीं है, क्योंकि वो जितना फीस उस प्राइवेट स्कूल और विश्वविद्यालय में लगेगी वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप आज़ाद नहीं हैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए। आप आज़ाद नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में अब CUCET जो आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें अपने बच्चे को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो अब दाखिला भी नहीं मिल पाएगा। और अब नई शिक्षा नीति के नाम पर ये जब सब कुछ बेच दिया गया है, असर थोड़े दिन बाद दिखेगा, और जो देख रहा है उसे दिख रहा है कि कैसे लोन पर अब शिक्षा ली जा रही है। तो जब इसी विश्वविद्यालय की फीस 5 लाख 10 लाख रुपए BA की हो जाएगी, तो क्या आप आज़ाद हैं कि आप अब दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ले पाएंगे? किसकी आज़ादी फिर? कौन है आज़ाद? और सिलेबस बदल रहे हैं आप जश्न आज़ादी मनाते हुए। मेरे हिंदी साहित्य के सिलेबस को कितना बदल पाओगे? कबीर से लेकर के, रैदास से लेकर के पूरे संत काव्य ने सवाल पूछा और सत्ता के प्रतिरोध में सवाल पूछा। तुलसी जिसने रामचरितमानस लिखी, एक तो ये जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये सब खुद तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो नफरत नहीं कराते। वो आज़ादी 1947 में मिली, उस समय भी हमारे साहित्य और संस्कृति के रचनाकारों ने हमें एक चेतावनी दी थी कि पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। जिसे भगत सिंह, अभी हमारा एक साथी भगत सिंह को याद कर रहा था, जावेद अख्तर ने एक बड़ी प्यारी नज्म लिखी है, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। मैं इस मुल्क के हुक्मरानों के हुक्म पर किसी किस्म के जश्न आज़ादी मनाने की बजाय इस मुल्क के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़ा होकर यह पूछूंगा कि जो भगत सिंह ने डर दिखाया था कि अंग्रेज चले जाएंगे और उनके लोग रह जाएंगे और वो आपको फिर से गुलाम बनाएंगे, क्या हम वाकई गुलाम नहीं बन गए? हम गुलाम हैं साहब, हम गुलाम हैं अगर हम दलित जाति में पैदा हुए। अगर वो महिला दलित जाति की है तो इस मुल्क के आज़ादी के 75 साल बाद अपने अपने नागरिकों को घर में ये तालीम दी कि छोटा बच्चा भी स्कूल में जाकर कहता है ये दलित है, इसके हाथ का बना मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि हाथरस में एक बेटी का बलात्कार के बाद आधी रात को बिना परिवार वालों की सहमति के आप पेट्रोल डाल के जला दो, फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि इस मुल्क में आए दिन किसी की ज़मीन हड़प लो, किसी के घर पर बुलडोजर चला दो, लेकिन फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि दिल्ली में जो CNRC की बात हो रही थी, एक ही साथ 2 दुकानें उसी जगह जहां हम जाते थे और वो तिरंगा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई। CNRC वाले, शाहीन बाग की महिलाएं
वो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ भारत का संविधान और तिरंगा लेकर बैठे थे। और शाहीन बाग वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी किसने कहा? वो भी आजाद हैं। हम आजाद हैं, इतने ही आजाद हैं कि हम आजादी के पैगाम का एक जश्न यहां थोड़े दिन के लिए मना पा रहे हैं। मगर फिर मुझे एक बेचैनी होती है कि मैं किसकी आजादी की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में उसी सीएनआरसी के आंदोलन के समय 2 दुकानें एक साथ थीं, जिसे इन्होंने दंगा कहा। उसमें हिंदू की दुकान बची रही और जिसकी दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम था वो जला दी गई, वो भी आजाद था। इसी देश में अभी 2022 में इलाहाबाद में एक मुसलमान का घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो आरोपी के नाम पर भी नहीं था। वो भी आजाद है साहब, वो भी तिरंगा फहरा रहे होंगे। किसी ने सवाल उनसे नहीं किया था कि हम कितने आजाद हैं। आजादी कितनी है, यही मेरा सवाल है। और मुझे तो मेरी पूरी विरासत ही मुझे याद आ रही है। उस विरासत में भगत सिंह ने आखिरी पत्र में जो बात लिखी थी, मैं यहां खड़े होकर बस उसे याद कर रहा हूं कि मैं चाहता तो जिंदा रह सकता था, मगर मैं अगर शहीद होता हूं तो आने वाले वक्त में माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगी और मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। गांधी के सपनों का भारत एक था जिसमें गांधी अपने से लड़ने वालों को भी भरोसा दिला रहे थे। मैं 2-3 नाम ले रहा हूं। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे साथ आइए, हम ये बाहर के दुश्मन को भगा लेंगे तो ये जातिवाद खत्म कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस लीग, जो ओबीसी समाज के लोगों का संगठन था, जब वो 1940 के दशक में लखनऊ में गांधी को अपना रिप्रेजेंटेशन देता है कि आजाद हो गया भारत, तो हम पिछड़े तबके के लोगों की जगह क्या होगी। गांधी वहां भी एक भरोसा दिलाते हैं कि अंग्रेजों को भगा लो, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे। महिलाओं के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, इन सब ने शहादत क्या इस दिन के लिए दिया होगा कि मस्जिद के सामने मंदिर बनाने और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजने की आजादी मनाई जाएगी? क्या यही उनके सपनों का भारत है? मेरा सवाल है ये। मेरा सवाल है ये कि इस देश में जिस उम्र में कलम और किताब इस मुल्क के नौजवानों को पकड़ाना था, उस मुल्क में त्रिशूल और तलवार बांट करके मुसलमानों को मां बहन की गालियां दिलाते हुए वो जुलूस निकालेंगे, वही आजाद है साहब। इस मुल्क में हम गुलाम हैं, हमें यह लगता है। रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता याद आती है कि मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है, मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है और सभी कैद हैं कैदियों की तरह। जब सभी कैद हैं तो मैं कहां जाऊंगा? यह सवाल विद्रोही ने उस समय पूछा था। और जेल में कुछ लोगों को आप भेज रहे हो और आपको लगता है कि आप डरा लोगे लोगों को। आजाद कौन है? जो धर्म संसद करके अधर्म की बातें करे वो आजाद है। जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाए वो आजाद है। भगवा संविधान बनाकर दिल्ली में सेमिनार करके कहे कि 2025 के बाद ये संविधान बदल देंगे, वो आजाद हैं। लेकिन इस मुल्क के किसान आजाद नहीं, मजदूर आजाद नहीं, छात्र नौजवान आजाद नहीं है। इसलिए मैं उस बदलते हुए सिलेबस से जोड़ करके आखिर में केवल ये बात कह रहा हूं कि ये जो आजादी का पैगाम है, मुझे लगता है कि ये सवाल इस मुल्क के हर बाशिंदे से पूछा जाना चाहिए। कौन आजाद है और कितना आजाद है? एक राष्ट्र बनने का मतलब, मैं फिर से कह रहा हूं, साझा सुख और साझा दुख से एक राष्ट्र बनता है। और आप जबरदस्ती हमें राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं। हम तो ऑलरेडी राष्ट्रवादी हैं। और खासकर हम वो लोग जो इस देश में आंदोलन जीवी के नाम से बदनाम किए गए, मुझे लगता है कि असली राष्ट्र तो वो बचा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो तो वही लोग सड़कों पर नजर आते हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो तो वही याद आते हैं।
शिक्षा बचाने की लड़ाई हो, पर्यावरण बचाने की लड़ाई हो, तो वही याद आते हैं। CNRC पर हो, बुलडोजर के खिलाफ लड़ना हो, तो भी आपको कुछ चेहरे नजर आएंगे। उन्हें बदनाम किया जा रहा है और ऐसी भीड़ तैयार की जा रही है जो आजादी के नाम पर जश्न मनाया जाएगा आजादी का, लेकिन आपसे आजादी छीनने की पूरी कोशिश कर ली गई। इसी जगह पर जहां कुछ दिन पहले खुले में हम सभाएं करते थे, अब यहां सभा करने पर FIR हो रहा है। मैं सैल्यूट करूंगा आईसा के लोगों का, इन आयोजकों का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी ये सवाल पूछा है। और मुझे लगता है कि देखिए 75 साल बीत गया, मैं एक आखिरी बात कह करके विदा लूंगा कि 25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, मैं सोच रहा हूं कि वो भारत कैसा होगा। क्या वो भगत सिंह, अंबेडकर, बिरसा, पेरियार के सपनों का भारत होगा क्या? क्या उस समय भारत का संविधान बचा होगा क्या? क्या उस समय सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक संपत्ति बची होगी क्या? और अगर नहीं बची होगी तो हो सकता है कि 100वां साल आजादी का कई गुना ज्यादा बड़ा मनाया जाए, लेकिन हम उस गुनाह में दोषी होंगे जब 100 साल पूरे होने पर वो बच्चे उस समय हमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे सामने ये सब हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे। मैं आखिरी में एक कविता पढ़ के अपनी बात खत्म कर दूंगा, 1 मिनट और लूंगा बस। और वो कविता एक उम्मीद की कविता है, वो कविता एक ख्वाब की कविता है, एक सुबह की कविता है। मैं चाहता हूं कि अगले उस 25 साल हम उस संघर्ष को जी सकें जो अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का था, ताकि हम झूठी आज़ादी की बजाय कुछ उतना ही बचा सकें कि 100 साल पूरा हो तो आने वाली पीढ़ियां हम पर फक्र करें, न करें, लेकिन हमें शिकायत न करें, हमें गुनहगार न शामिल करें। साहिर लुधियानवी ने लिखा है कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह के खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों को एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों से न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत के इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, इज्जत को न तौला जाएगा, अपनी काली करतूतों पे जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारेदारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठा ली जाएगी, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल।